हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, इस चैप्टर में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा। अब अगले यूनिट में हम जाने वाले हैं जहां पर हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि नेशनल इनकम या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले कुछ हमें उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक टेरिटरी, है ना। अब समझें डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। जब हम आगे चल के पढ़ेंगे जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वहाँ पर इसका काम आने वाला है। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री मतलब किसी भी देश की राजनैतिक सीमा। राजनैतिक सीमा मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जितना पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जितना भी पॉलिटिकल फ्रंटियर है वो तो है ही डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब जहाँ जहाँ भारत है वो तो भारत है ही। एंड इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूड मतलब और भी शामिल होगा पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा भी शिप एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। मतलब भारत के किसी निवासी द्वारा ओन्ड एंड ऑपरेटेड मतलब शिप और एयरक्राफ्ट, मतलब ओन्ड यानी मालिक, ऑपरेटेड यानी वो उसको रन कर रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक इंडियन है और वो इंडिया और समझ लीजिए दूसरी कंट्री है ब्रिटेन, उसके बीच में क्या कर रहे हैं? एयरक्राफ्ट चला रहे हैं, तो उनको भी क्या माना जाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगा। उसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स और बाई रेसिडेंट्स कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर। देखो होता क्या है कि फिशिंग वेसल यानी होता है मतलब जहाज, समझ लो मछली पकड़ने वाला जहाज, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स मतलब जहाँ से तेल निकाला जाता है तो वो गहरे समुंदर में होता है, ठीक है ना। तो गहरे समुंदर में होता है तो वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भले ही है, लेकिन अगर वो इंडिया के कंट्रोल का है, इंडिया के कंट्रोल वाले रेसिडेंशियल वो इंटरनेशनल वाटर में है, और ये फिशिंग वेसल ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो हैं, रिग्स यानी क्या होता है? कुआं, ठीक है ना। तो अगर वो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री मतलब इस देश के निवासी का है तो उसे भी क्या माना जाएगा कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, भले ही वो भारत की सीमा के बाहर है। उसके बाद एम्बेसी, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री में, अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्री। अब देखो भारत की एम्बेसी यानी होता है कि किसी भी दूसरे देश की कैपिटल में हमारा एक ऑफिस अपने, हम इंडिया का, जैसे मान लीजिए इंडिया की बात करें तो अमेरिका में, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन, वहाँ पर क्या हो? हमारा एक ऑफिस जो कि बड़े तौर पे देखे। अब वहाँ पर हमारे एम्बेसडर क्या करेंगे? हमारी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कंसुलेट क्या होता है? कंसुलेट भी सिमिलर लाइक एम्बेसी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि क्या है कैपिटल में हो, और कंसुलेट जो होता है वो एम्बेसी से छोटे रूप में होता है। ये बेसिकली वहाँ पर फॉरेन कंट्री में अपने देश के निवासियों की मदद करने के लिए बनाया जाता है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहीं पर फॉरेन में है, तो अगर एम्बेसी हमारी फॉरेन में है, कंसुलेट फॉरेन में है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फॉरेन में है, भले ही वो विदेश में स्थित है, फिर भी उन्हें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। अब आगे चलते हैं, लेकिन इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा? बट डज नॉट इंक्लूड। ये तीन चीज़ें इंक्लूड होंगी लेकिन ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। अब मान लो कि हमारी कंट्री में पाकिस्तान का एम्बेसी है। अब पाकिस्तान का एम्बेसी इंडिया में न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी है, तो क्या उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान लें? नहीं मानेंगे। वो कहाँ का पार्ट होगा? वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इंडिया, भले ही वो भारत में स्थित हैं, भले ही पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया में है, फिर भी उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा।
और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका ऑफिस अगर इंडिया में है तो उसे भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया तो है ही, इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर तो है ही, लेकिन अगर शिप और एयरक्राफ्ट हमारे देश के निवासी द्वारा चलाया जाता है, जैसे मान लीजिए एयर इंडिया है, एयर इंडिया का शिप चलता है दूसरी कंट्री में तो उसे भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स जो इंडियन चलाते हैं लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि इंडिया कंट्रोल करता है वहाँ पर उसको भी पार्ट माना जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एम्बेसी, हमारी एम्बेसी फॉरेन में है, हमारा कंसुलेट फॉरेन में है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन में है, भले ही फॉरेन में है फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। इसी तरह से क्या नहीं शामिल होगा, कोई विदेशी एम्बेसी, कोई विदेशी कंसुलेट, कोई विदेशी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो हमारे देश में भले है लेकिन है विदेशी, तो उसे हम देश के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इंडिया, भले ही वो इंडिया में सिचुएटेड है, उन्हें पार्ट नहीं माना जाएगा। तो आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा कि नहीं, हमें इंडिया के हिसाब से सोचना है। देखो इंडियन एम्बेसी इन चाइना, देखो इंडियन एम्बेसी क्या है, पहले तो देखो पहले हमें सोचना ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया आता है ना, और क्या आता है इसमें प्लस में लिख रहा हूँ इंडिया, हमारी एम्बेसी जो कि फॉरेन में है, फिर कंसुलेट है ना, उसके अलावा हमारा फिशिंग वेसल, नेचुरल एंड ऑयल गैस रिग्स, ठीक है ना, सॉरी नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है ना, एंड ऑयल रिग्स। उसके अलावा तीसरा क्या आता है, हमारे शिप एंड एयरक्राफ्ट। और क्या नहीं है, फॉरेन एम्बेसी, ये फॉरेन एम्बेसी जो हमारे देश में भले ही है लेकिन वो हमारा नहीं है, वो इंक्लूड नहीं होगा। और वर्ल्ड और जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो बताओ इंडियन एम्बेसी इन चाइना, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? हमारी एम्बेसी है, भले ही फॉरेन में है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो ये क्या होगा, हाँ इट इज़ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ इन्फोसिस इन यूएसए, हमारी कंपनी है लेकिन वो अमेरिका में है, बताओ क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा? इंक्लूड में कहीं पे ये था इंडियन कंपनी सिचुएटेड इन फॉरेन, नहीं, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। गूगल ऑफिस इन इंडिया, बताओ फॉरेन कंपनी इंडिया में है तो इंडिया के अंदर जो है वो तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा ही। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ये भी क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन यूके, इंडियन बैंक है, मान लीजिए इसमें मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इसका ब्रांच जो है ब्रिटेन में है, यूनाइटेड किंगडम में, क्या इसे पार्ट माना जाएगा? क्या ये इंडिया में है? नहीं। और रशियन एम्बेसी इन इंडिया, भले ही इंडिया में है लेकिन एम्बेसी किसकी है, रशिया की है, तो इसे पार्ट नहीं माना जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड क्या होगा, समझ लें आप, शिप मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री, मतलब इंडिया की सीमा के अंदर, प्लस शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स और एम्बेसीज, और ये इंक्लूड नहीं होंगे। इसके अलावा आपको डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स की। देखो नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं, तो पहले देखो नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड किया जाता है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों को। यहाँ सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पर इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस बोथ आर इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेसिडेंट। अब उनकी कैटेगरी क्या है, हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंट्री, जो कि सामान्य तौर पर देश के अंदर ही रहते हैं। अब ऑर्डिनरली रिसाइड का मतलब क्या है, लगभग 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा। एंड और साथ ही साथ हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब जिनका आर्थिक हित भी क्या है, उसी देश में रहता है। मान लो कि एक आदमी अमेरिका का आदमी है, ठीक है, अमेरिका का आदमी 2 साल से इंडिया में रह रहा है, 2 साल से USA का पर्सन इंडिया में रह रहा है, मान लो बिल गेट्स, ठीक है ना, ये 2 साल से इंडिया में रह रहा है और इसकी कंपनी भी इंडिया में है। ये इंडिया में ही क्या करता है, खर्च करता है, इंडिया में ही रहता है, सारी चीज़ें ये क्या करता है, इंडिया में ही करता है। तो इसे क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये इंडिया
का ही नॉर्मल रेसिडेंट है। नॉर्मल रेसिडेंट यानी निवासी है इंडिया का। कैसे, सुनो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, वो कमाता मतलब अर्निंग भी इंडिया में करता है, ठीक है, स्पेंडिंग भी इंडिया में करता है, और अपनी एक्टिविटीज़ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो कहाँ करता है, इंडिया में करता है। तो हम मानेंगे कि उसका इंडिया में क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो दो चीज़ें हो गई, अगर कोई भी कंडीशन ये दो पूरी कर देगा, वो भारत में रह रहा है नॉर्मली, ऑर्डिनरली भारत में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, तो उसे हम क्या मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे इंडिया का, ठीक है। अब कौन कौन से लोग इंक्लूड नहीं किए जाएंगे नॉर्मल रेसिडेंट्स में, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, कुछ दिन के लिए लोग घूमने आते हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नॉट इंक्लूडेड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में लोकेटेड है उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस इंडिया में है तो ये तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन अब मान लो इसमें काम करने वाले विदेशी लोग हैं तो उनको भी शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स, मान लो कि एक विदेशी जहाज आता है इंडिया में माल लेके अमेरिका से, तो उसमें क्रू मेंबर्स जो होंगे उनको भी इंडिया के रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स कौन होते हैं, देखो जो बॉर्डर में लोग रहते हैं वो कई बार एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको भी इसमें, जैसे नेपाली, बहुत सारे नेपाली आपने देखा होगा कि ठंडी के मौसम पर आ जाते हैं अपना यहाँ पर इंडिया में ठंडी के कपड़े बेचने के लिए, ऊनी कपड़े बेचने के लिए, तो ये वो यहाँ पर भले आ जाते हैं लेकिन उन्हें क्या नहीं माना जाएगा, इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, वो अपना काम करके चले जाएंगे फिर। और फिर उसके बाद फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, मान लो फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है, वो तो इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें काम करने वाले विदेशी हैं वो भी इंडिया का पार्ट, मतलब उन्हें भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो ये था नॉर्मल रेसिडेंट का डेफिनेशन। अब देखो, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब हो सकता है कि एक आदमी आपका सिटीजन नहीं है फिर भी वो आपका रेसिडेंट है। जैसे मान लो, सुनो, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप इज अ लीगल कंसेप्ट। लीगल कंसेप्ट मतलब एक आदमी को सिटीजनशिप किसी कंट्री की मिलती ही तब है, मतलब इंडिया में आपको सिटीजनशिप चाहिए तो या तो इंडिया में आपका जन्म हुआ हो या फिर आपने इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हो और भारत सरकार ने आपको अलाउ कर दिया हो। दो ही कंडीशन है, मतलब या तो बाई बर्थ आप बनेंगे या बाई लॉ बन जाएंगे। लेकिन रेसिडेंटशिप, जैसे इंडिया, ये है क्या है, इकोनॉमिक कंसेप्ट। इकोनॉमिक कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आर्थिक अवधारणा है। कैसे, एक पर्सन रेसिडेंट हो सकता है आपकी कंट्री का अगर वो 1 साल से अधिक टाइम से आपके देश में रह रहा है और साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपकी कंट्री में है, इंडिया में है। जैसे इंडिया में ही वो कमाता है, इंडिया में ही खर्च करता है, इंडिया में ही पैसे रखता है, इंडिया से पैसे भेजता है, तो उसे क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंटशिप। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक अमेरिकन पर्सन है, अमेरिकन, ठीक है ना, वो 2 साल से इंडिया में ही रह रहा है, 2 साल से कहाँ रहता है, इंडिया में ही रहता है और इंडिया में जॉब करता है। बताएं क्या वो इंडिया का सिटीजन है? ना तो उसका जन्म इंडिया में हुआ है और ना ही उसने अप्लाई किया है, तो इंडिया का सिटीजन, वो सिटीजन, ही इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वो इंडिया में ही नॉर्मली रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ है, इंडिया में है, तो वो क्या बन जाएगा, इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई होप आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सिटीजनशिप और। अब बात करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट है आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। देखो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ये हमें पूरा नेशनल इनकम पढ़ते टाइम बड़ा काम में आएगा। फैक्टर इनकम क्या है, आपको पता है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन में फैक्टर सर्विस देते हैं, ठीक है। और इनके सर्विस के बदले इनको जो इनकम मिलती है, इनकी सर्विस के बदले इनको जो इनकम मिलती है, उस इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब लैंड के बदले क्या मिलेगा बताओ, रेंट। लेबर के बदले क्या मिलेगा, वेजेस। कैपिटल के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज के बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो इसको प्राप्त कौन करता है, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ द फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और एग्जांपल क्या होगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बात समझ में आई।
अब फैक्टर इनकम इज अर्निंग कंसेप्ट, ये लोग क्या करते हैं, इसमें पैसा कमाते हैं, ये अपनी मेहनत करते हैं। मतलब समझ लो फैक्टर इनकम क्या होता है, मेहनत का पैसा, मेहनत का पैसा, सर्विस का पैसा होता है। फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। देखो ये दोनों नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि फैक्टर इनकम को क्या करते हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल इनकम है, क्योंकि ये एक्चुअल इनकम है फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, अब ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं। ट्रांसफर इनकम क्या है? देखो ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो बिना किसी सर्विस के मिल जाती है, बिना किसी सर्विस के मिल जाती है, मतलब जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें पैसा हमको मिल जाता है, लेकिन हमें बदले में कोई भी सर्विस नहीं देनी पड़ती। जैसे आपको पॉकेट मनी मिल जाती है मम्मी पापा से, तो इस बदले में कोई सर्विस नहीं देनी पड़ती। बुजुर्गों को ओल्ड एज पेंशन मिल जाता है, जिनकी उम्र 70 साल है या 75 साल है, तो उनको पेंशन मिल जाता है 500-700 रुपये महीने का, उसके बदले में उनको कोई सर्विस नहीं देनी पड़ती। स्कॉलरशिप किसी को मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गया तो उसके बदले उसको कोई सर्विस नहीं देनी पड़ती। सरकार को टैक्स मिलता है तो टैक्स के बदले सरकार कोई सर्विस नहीं देती। इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, बेरोजगारों को सरकार कुछ पैसे देती है, तो बेरोजगारों को उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई ये नहीं कहेगा कि साहब मैं तो बड़ा मेहनत कर रहा हूँ बेरोजगार होकर। ठीक है, फिर जनरली रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड, ये जनरली सरकार या हाउस होल्ड को मिलता है। एग्जांपल क्या है, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। फिर क्या हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी हो सकता है। ट्रांसफर इनकम इज अ रिसिप्ट कंसेप्ट, इसमें पैसा कमाया नहीं जाता, इसमें पैसा सिर्फ मिलता है, इसमें इनकम हो जाती है, इसमें इनकम प्राप्त होती है, मिलता नहीं। एंड ट्रांसफर इनकम इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ये क्या बात है, ना तो ये नेशनल इनकम में आएगा और ना ही डोमेस्टिक इनकम में आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में इनकम है ही नहीं, इनकम नहीं है, इसके बदले कोई परिश्रम नहीं किया गया है। ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ इनकम है। ये क्या है, जैसे सरकार के पास पैसा था, सरकार ने दूसरे को पैसा दे दिया, तो इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ इनकम, इट इज नॉट इनकम। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड करेंगे और ट्रांसफर इनकम को कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो गाइज ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब पार्ट 2 में हम जो बचे हुए बेसिक कंसेप्ट हैं उनको देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आप फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।